नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आपको बताते चलें कि अब टीएमसी में किस तरह से बड़ी टूट देखने को मिल रही है, लेकिन ममता बनर्जी में भी तमाम तरह के सवाल यहां पर दागी हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, पूरी तरह से टूट की कगार पर अब पहुंच गई है टीएमसी। टीएमसी से निष्कासित 2 विधायक कह रहे हैं कि हम असली तृणमूल हैं, हमारे साथ 50 से ज्यादा एमएलए। विपक्ष के नेता का भी आप देखिए किस तरह से सवाल सामने आ गया है। फिलहाल बताते चले, लगातार ममता बनर्जी वाली जो नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस है, इन दिनों भारी राजनीतिक उथल पुथल का सामना किया जा रहा है और पार्टी के भीतर बड़ी बगावत है और आसार ये बन रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ विधायक जो है वो बाहर निकल सकते हैं। और जिसमें बागी विधायकों ने 50 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए राजनीतिक राह चुनने की चर्चा तेज कर दी है। हाल ही में ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई टीएमसी विधायकों की बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक पहुंचे और बाकी विधायक शामिल नहीं हुए, जिसके बाद पार्टी में दरार की अटकलें गहरी हो गई। और साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाले गए विधायक जो कि ऋतव्रत एनर्जी हैं और उनके साथ ही संदीप साहा हैं, बागी गुट के रूप में दावा कर रहे हैं कि उनके साथ करीब 50 विधायक हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष को बदलने और असली तृणमूल होने की मांग रख दी गई है। तो अब यहाँ इन टूट की खबरों के बीच में टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने, यानी कि आप देखिए चट्टोपाध्याय ने ये स्पष्ट कर दिया कि ज्यादातर विधायक अभी भी ममता बनर्जी के वफादार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी ने आज धरना प्रदर्शन भी किया, जहां सांसदों पर हमला किया गया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ेंगे या मरेंगे। ये बड़ा ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया है। टीएमसी विधायक भाग रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी घमासान शुरू हो चुका है। तो ममता बनर्जी ने आज साफ शब्दों में कह दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कोलकाता के अंदर वो धरना दे रही थी, लेकिन सड़कों से लगातार वो अपनी बड़ी बात रखती नजर आई, क्योंकि चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भी हमले हुए और इसी को लेकर यहाँ बेदखली अभियान भी शुरू कर दिया गया। और साथ ही बताते चले कि बिना पुलिस अनुमति के ही प्रदर्शन किया गया था। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगा दिया गया था। और इसके साथ ही ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ 50 विधायकों की एकजुटता का दावा जो ऋतु दत्ता कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगी या तो मरूंगी, यानी कि लड़ेंगे या मरेगा का एक बड़ा ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये अटकलें लग रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा तंज यहां ममता बनर्जी की तरफ से कस दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी के जुल्म के खिलाफ मैं लड़ती रहूंगी, दूसरी तरफ पार्टी में बड़ी बगावत के संकेत हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान आज ममता बनर्जी ने कर दिया। उन्होंने कहा या तो लड़ेंगे या तो मरेंगे, और यही नीति लेकर अब मैं काम करूंगी, क्योंकि मेरे विधायकों पर भी कार्रवाई करी गई। और इसके साथ ही अब आप देखिए जिस तरह से पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट सामने आ गई है और ऋतु दत्ता की तरफ से ये कह दिया गया कि 50 विधायक हमारे साथ हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो चेहरा बदल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा नंबर है। चलिए बढ़ जाते हैं पैनल की ओर और क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर वो समझ लेते हैं। चलिए, रुपेंद्र दुबे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। रामप्रकाश पांडे हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। सुशील वकील हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, रुपेंद्र दुबे जी ले आइए प्लीज गेस्ट कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर ले आइए। चले तो फिलहाल बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह की पश्चिम बंगाल के अंदर हालात बने हुए हैं। अब अगर पार्टी के अंदर टूट पड़ जाती है तो जाहिर तौर पर आप देखिए पार्टी बिल्कुल कगार पर टूटने की पहुंच जाएगी, क्योंकि 80 में से वैसे भी 7 विधायक पहुंचे नहीं, 20 विधायक पहुंचे थे। और अब जो विधायक बागी हुए हैं वो कह रहे हैं कि 50 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो चलिए, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रुपेंद्र दुबे जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगी या मरूंगी और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए काम करूंगी। और आज तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा महाराष्ट्र की नीति आगे चलाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने किया वही अब पश्चिम बंगाल के अंदर कर रही है। ये तमाम बड़े यहाँ स्टेटमेंट्स जो है ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए। रुपेंद्र जी। हमारे जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पूरी भारत को पता है कि ममता दीदी ने बंगाल में किया क्या है।
अगर आज ममता दीदी बंगाल में विकास कर देती ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। उन्होंने सिर्फ बंगाल में सिर्फ दंगा करवाया है, बस हो गया। अब दंगे की लिस्ट अगर मैं बताने लगूं ना तो उसकी बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन थोड़ा मैं दंगे की लिस्ट ही बता देता हूं। ममता दीदी ने 2013 में कैनिन दंगा करवाया, उसमें हिंदू मुसलमान करवाया। ममता दीदी ने कलियागंज में 2016 में पुलिस स्टेशन को जलवाया था। ममता दीदी ने 2017 में बदुरिया दंगा करवाया था। ममता दीदी ने 2000 चुनाव के बाद 2023 में राम नवमी नवमी पे हमला हुआ था। अगर आप जनता का विकास करते हैं तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो आपको हरा के वहां से हटा देती। वहां की जनता लाचार हो गई थी, मजबूर हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था एक सुशासन प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश अभी जो है भारत का सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारे देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पूरे भारत में चर्चा है। वही बंगाल के लोग चाहते थे और उसी बेस पे हम लोगों ने बंगाल में जीता हुआ है। बंगाल में हमने दंगा का जो है विश्वास नहीं जीता, हम वहां विकास करेंगे और बंगाल को कोशिश करेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया गया है वैसे जो है बंगाल को भी नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन ममता दीदी ने क्या किया था? ममता दीदी ने सिर्फ वहां दंगा करवाया, रोजगार नहीं दिया। नहीं, वो तो कह रही कि जो आपने महाराष्ट्र में किया ना, शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए, उसी तरह से आप लोग पश्चिम बंगाल के अंदर भी कर रहे हैं। रामप्रकाश पांडे हमारे साथ नहीं है क्या? चले बोलिए रुपेंद्र जो जी। जब कोई पार्टी में 2 पार्ट होता है तो उसमें पर्टिकुलर किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। महाराष्ट्र में हुआ था तो दुनिया को पता है क्यों 2 पार्ट हुआ। जो शिंदे जी थे उनकी विचारधारा अलग हो गई थी। दुनिया को पता है कि जिनके मेन लीडर थे उनका यही टारगेट था कि हम हिंदू को एकत्रित करेंगे, हिंदू को नंबर 1 पे ले जाएंगे, जब हिंदू के लिए कोई दिक्कतें आएगी तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया था? शिंदे साहब की मजबूरी हो गई थी पार्टी बनाने के लिए। रामप्रकाश जी, आवाज आ रही है क्या? रामप्रकाश पांडे जी, आवाज आ रही? बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है, बोलिए। जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि दंगे तो आपके समय में हुए हैं, भाजपा ने अभी क्या किया वहां पर? वो तो सत्ता में अभी फिलहाल इतने सालों के बाद आए हैं, तमाम दंगे आपकी सरकार में जो हुए उन्होंने गिनवा दिए। देखिए, मैं इनके तो गिना रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्हीं के शासनकाल में मणिपुर हो रहा है, इन्हीं के शासन में पार्लियामेंट में बम फोड़ जा रहे हैं, वो भी साइकिल से चढ़ के। आए दिन बम विस्फोट हो जाते हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं देश में है। तो ये सब इन्हीं के काल में हो रहा है, इन्हें ये याद नहीं हो रहा है। उन्नाव इन्हीं के शासन काल में हुआ है, हाथरस इन्हीं के शासन काल में हुआ। तो खैर ये नहीं बोलेंगे कि भारत को किस तरह से। और बड़े दुर्भाग्य कि महाराष्ट्र में भी इस तरह से विरोधियों को खत्म कर देना, गणतंत्र को खत्म कर देना, लोकतंत्र खत्म कर, कॉर्पोरेट जगत के आदमी हैं, अडानी अंबानी की सरकार है, उनका पैसा है, ले सकते हैं, किसी दल को तोड़ सकते हैं। तो ये राजनीति आ गई है भारतवर्ष। ठीक है, रुपेंद्र जी जवाब दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक दल, ममता बनर्जी तो शुरू से ही लड़ाकू नेता हैं और आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मरेंगे। तो हो सकता है आने वाले दिन में ममता बनर्जी को कत्ल भी करने में इनको देरी ना लगे, क्योंकि वह पकड़ बकता है। रामप्रकाश जी प्लीज, रामप्रकाश जिस तरह से अभी रुपेंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज। रामप्रकाश जी, इस तरह से नहीं होता है। ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इस तरह से और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें प्लीज। रामप्रकाश तो हमारे दल के पास है नहीं। रामप्रकाश जी एक सेकंड जवाब दीजिए ना प्लीज। रुपेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रामप्रकाश पांडे जी, तो इस तरह की ले आएंगे, लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाएंगे, किसी के घर उजाड़ देंगे। ठीक है रामप्रकाश पांडे, ठीक है। अरे रुकिए ना रुपेंद्र जी, रामप्रकाश पांडे जी अभी सुनिए, जवाब सुनिए। रुपेंद्र जी वो कह रहे हैं कि आप लोग क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे और क्या करेंगे, चलें और बोलेंगे हम बहुत बड़ी बात। ठीक है रामप्रकाश जी, सियालदह स्टेशन के सब कोई करोड़पतियों के घर नहीं उठे। रुपेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। इनकी सरकार थी, विधायकों को अपने पास ऐसा क्यों नहीं सबमिट करके रखा कि कोई विधायक जानने ना पाए? ये तो इनकी कमी है ना। अगर हमारे परिवार में 10 लोगों का परिवार है तो हमारी कमी, अगर हमारा परिवार का बच्चा कोई बाहर चला जाता है तो अब इसमें बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है,
इसमें तोड़ने वाली बात नहीं, आपको अपनी कमियां को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये कहिए कि हाँ कि हम ऐसा काम करेंगे कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो हम दमखम के साथ आएंगे, लेकिन किसी पार्टी को ठीक है रुपेंद्र जी, ये गलत। ठीक है सुशील जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी पर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है टीएमसी, वो सही है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये गुटबाजी हो गई टीएमसी के अंदर, या टीएमसी पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से बगावती सुर आ गए हैं विधायकों के अंदर? साफ कीजिए प्लीज इस पूरी परिस्थिति को। देखिए कमी तो टीएमसी भी थी। अगर टीएमसी का ऐसा हशर नहीं होता इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ आता? जब टीएमसी हार चुकी, हारने लगी वहां पर, उसके बाद ही इमीडिएटली वहाँ के जो एमएलए वगैरह थे उनमें पहले से ये हो गया था थोड़ा कि देखिए जी जो हार देखी वो अभिषेक बनर्जी की वजह से हुई, क्योंकि ये आज का मसला नहीं है। 2019 में जब ममता जी ने जब मोह उसको ये हो गया, जाग गया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को लाया, बाकी जो सीनियर नेता थे टीएमसी को उनको साइड लाइन करके अभिषेक बनर्जी को लाया। अगर वो उनको नहीं लाया गया होता, उनको प्रेफरेंस दी गई होती या उनको पूरे पावर्स गए नहीं होते तो आज जो सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते, हो सकता था वो आज वो टीएमसी के मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जैसे वो पहले थे ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तब से ये बगावत शुरू होगी। लेकिन टीएमसी के नेताओं ने तो ये कहा ना सुशील जी, उन्होंने कहा कि भाई ज्यादातर बहुमत हमारे पास है और हम ही सही वाली तृणमूल कांग्रेस है और हमारा ही यहाँ पर निशान जो है झंडे का वो चलना चाहिए। तो यहाँ क्या भाजपा किस तरह से विरोधाभास की परिस्थिति में होगी, बताइए जरा, वो कैसे गुटबाजी यहाँ टीएमसी के अंदर कर रही है? देख लीजिए ये जो कल मिडनाइट ऑपरेशन हो गया एमएलए हाउस में, 50 थे वहां पर। मुख्य जोन में थे ऋतु बनर्जी या संदीपिन शाह साहब थे, शिवपुली शाह साहब थे, अनुप राय थे, रद्दम घोष वगैरह थे। ये तो सब पूरे रात संपर्क में थे दूसरे एमएलए के साथ। तो इसमें बीजेपी का रोल कहाँ गया? जो इनमें जो अपने बागी है, जो टीएमसी जिनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वो इसके 50 से ज्यादा हो जाएंगे तो ये स्पीकर साहब को, जैसे महाराष्ट्र में वो स्पीकर साहब को एक लेटर लिख देंगे कि हमारी जो टीएमसी हम लोगों की है, तो मैं ममता बनर्जी का रोल ही नहीं रहेगा। जैसे वहां पर ठाकरे जी के साथ। ठीक है रुपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पर बार बार ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सत्ता में काबिज होती है या होने वाली होती है, वो क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करती है, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश करती है। क्योंकि शिंदे गुट, यूबीटी गुट के अंदर जो हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उसका हवाला आज ममता बनर्जी ने दे दिया। उन्होंने कहा जो महाराष्ट्र में हुआ वही टीएमसी की पार्टी के साथ यहाँ बंगाल में हो रहा है। बाला ठाकरे की जो सोच थी ना, वही शिंदे साहब की सोच थी, ये दुनिया को पता है। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे और समाज के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे। उनके बेटे जब आए तो उन्होंने क्या किया तो दुनिया को पता है। शिंदे साहब की सोच बाला साहब ठाकरे साहब से मिलती थी, इसीलिए उन्होंने पार्टी से अलग कर लिया, अपना बना लिया। उनके सोच पे क्यों नहीं चले ये लोग? जब महाराष्ट्र में जो है पंडितों का वहां गाड़ियों का हमला हो जाता था तो इनके लड़के क्या करते थे, जो सीएम रहते थे, उन्होंने कभी नहीं देखा। ये समाज का, दुनिया का तथ्य है कि आपने जो बोया है वो काटोगे। ममता दीदी ने अगर अच्छा बोया होता ना तो उसको आज काटने की जरूरत नहीं पड़ती, आज ममता दीदी बंगाल की सीएम होती। लेकिन नहीं, उन्होंने जो बोया तो उसको काटेगा कौन? ये तो हमारे गीता बताते हैं, ये तो हमारा मनुस्मृति बताते हैं, ये हमारे जो है जो जितने भी हमारे ग्रंथ है वो बताते हैं कि जो साहब आप बोगो इसी में काट के तभी जाना पड़ेगा। आपको ऊपर जाने के बाद जो बोला जाता है कि 72 हूर की मिलेगी अप्सराएं, वो जो है हिंदुत्व के उसमें नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो बोगे साहब वही काट के आप जाओगे। ममता दीदी ने जो बोया था वही काट के जा रही हैं। अब उनके ऊपर देखिए, अब एक जनता ने हमला किया, अब उसमें भी आरोप लगा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी क्यों हमला करवाएगी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है विकास की, ये जन जन का विकास। तो देश के प्रधानमंत्री अगर आए हैं भारत में प्रधानमंत्री बनके, तो पिछला दलित विकास करने की बात के लिए आए हैं। यहाँ पे वो कोई राजनीतिक दल में ऐसा नहीं है कि आप आके राजनीति में सत्ता हथियाने का काम है। नहीं, वो तो उन्होंने इसलिए कह दिया ना
कि कुछ सांसद आपके लोगों के साथ कांटेक्ट में थे, फिर उसके बाद आपने देखा कि जब काकुली घोष की तरफ से इस्तीफा दिया गया, उन्होंने भी कहा कि पार्टी की जो विचारधारा है वो सही नहीं है और पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मान सम्मान नहीं दिया जा रहा था, पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन वहीं से अब ममता बनर्जी तो कह रही है कि भाई ये तो हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मैं तब तक लड़ती रहूंगी, मैं लड़ूंगी या मरूंगी, ये बड़ा नारा उन्होंने दे दिया। और आज तो वो धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि जो हमारे सांसदों पर हमला हुआ है वो भी सोच समझकर साजिश की गई थी, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ है, देखिए, लड़ना कोई जो है ये नहीं कि बुरी बात है। लड़ना तो जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको लड़ना पड़ेगा। वो चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे समाज हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सबको लड़ना पड़ेगा। और जब तक जीवन है आपको लड़के ही जो संघर्ष करके आप अपनी जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन ये कह देना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कराया, ये तो गलत बात है ना। सुशील जी, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से नाम लेना गलत बात है, लेकिन जो सवाल आपने भी छोड़ दिया कि बहुत ही छोटी उम्र की अपने ही परिवार की शख्स को लेकर आ गई ममता बनर्जी, जिसमें अभिषेक बनर्जी की बात होती है, और असंतोष वहीं से पैदा हो गया था। लेकिन जब तक इलेक्शन लड़ी है सबने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, और अचानक से इस तरह से टूट, अगर इतनी परेशानी थी या फिर विरोध था तो उस वक्त जताना चाहिए था जब अभिषेक को पार्टी के अंदर लेकर आई थी ममता बनर्जी। देखिए, कल भी जो बहुत सारे जो एमएलए है जो आजकल ममता जी से पीछा छोड़ रहे हैं, उनका कहना भी था कि हमें बुलाया गया था मीटिंग में, हम किस लिए जाते हैं, क्योंकि वहां जो है या तो ममता जी की चलती है नहीं तो अभिषेक बनर्जी की चलती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है वहां पर, इसलिए हमने जाना ये सोचा कि अच्छा नहीं है। ये पहले से जो इवन खाली एमएलए ही नहीं, बंगाल में ऐसी सूरत ममता और अभिषेक बनर्जी की क्रिएट की थी कि जो लोग टीएमसी का नाम लेते थे उसी टाइम उनके घर में उन टीएमसी के गुंडे आते थे और उनको धमकी देते थे, अगर आप टीएमसी को वोट दे गो बेटू। रामप्रकाश पांडे जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? ममता दीदी की चल रही है या अभिषेक की चल रही है, इन हालातों में कैसे वो चीज आगे आ जाएंगे? आप देखिए, जैसे इन्होंने भी कहा, सच बात यह है, जैसे बाला साहब ठाकरे। सुशील जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। रामप्रकाश पांडे जी, ये बताइए, सुशील वकील कह रहे हैं कि ये पार्टी की टूट जो हो गई है ना, जो आप लोगों के विधायक बाहर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीनियर और जूनियर का एक बड़ा सवाल बन गया कि आप लोग अभिषेक बनर्जी को लेकर आ गए और उसके बाद ये टूट तो लाजमी थी। कि हम अंतिम आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। रामप्रकाश पांडे, जवाब भी तेरा दिया जाएगा तो कोई बड़ा बात ना जगह आया दिन सुना जाएगा, और दोषारोपण यही कर दिया जाएगा कि उनके दल वाले ही ने उन्हें मार दिया है, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। रामप्रकाश पांडे, आप बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा है। मेरा सवाल ये है, बड़ी बात नहीं नजर आएगी हमें भारत। रामप्रकाश पांडे, हमें उस चीज का भी अब इंतजार। अरे बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर चल रही है, सबके लिए सिक्योरिटी है। रामप्रकाश पांडे, आप बार बार एक ही बात पर क्यों हैं अड़े हुए? केवल राजनीति के प्रतिशोध में है, और हो सकता है ये है, तो इसीलिए ममता बनर्जी ने खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं अंतिम तक लड़ूंगी या मरूंगी। पर रामप्रकाश पांडे जी, एक सवाल है, सुशील वकील कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के बीच में टूट पड़ना लाजमी था। जब आप अभिषेक बनर्जी को लेकर आए, आपने सीनियर लीडर्स की नहीं सुनी और वहीं से ये विरोधाभास की परिस्थितियां आपके पास पहुंच चुकी थी, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया, समय रहते करना चाहिए था। रामप्रकाश पांडे जी, आवाज आ रही है? सुशील जी, आपको आवाज आ रही है? रुपेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से बार बार आप ही के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात हो रही है, और रामप्रकाश पांडे एक ही बयान बार बार दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ये क्यों बोल रही हैं कि मैं अंतिम दम तक लड़ूंगी, मैं या तो लड़ूंगी या तो मरूंगी, और वो मरने की बात को लेकर यहाँ बार बार टैग करने की कोशिश कर रहे हैं आप ही लोगों पर।
अनम्यूट कीजिए जरा। लड़ना कोई बुरी बात नहीं ठीक है, बोलिए बोलिए। लड़ना तो आपको जब तक जीवन है तब तक इंसान संघर्ष करता रहता है, चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, किसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जो कोई हो, वो तो जो है लड़ना हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन लड़ने के पहले आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके विधायक टूट रहे हैं तो आप अपने कमियां को साहब स्वीकार करिए कि हमारी कमियां क्या थी। अगर हमारे घर में 10 मेंबर हैं, मैं उनका गार्जियन हूं, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर हमारा मेंबर अलग हो रहा है तो। अब इसमें यह कह दे कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है, अरे भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़ सकती है? क्या जितने भी विधायक हो जाते हैं, दुनिया को पता है, सांसद को पता है कि जितने भी विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, उसमें उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। हाँ, अगर उन्होंने दलाली किया होगा, देश की जनता को कहीं गलत जगह लगाया होगा, तो उनको जरूर डर लगना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूर उन लोगों के ऊपर एक्शन जरूर लेगी, हिसाब जरूर जनता के पैसे को खाया जाएगा। रही बात, जैसे मैं बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा था, बाला साहब ठाकरे की बात और शिंदे साहब की जो बात थी, विचारधारा थी, वो मिल रही थी। लेकिन बाला साहब के जब ठाकरे के लड़के को बनाया गया सीएम, तो उनकी विचारधारा नहीं मैच कर रही थी, इसलिए जनता ने विचारधारा की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को आप लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी चले जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दे दिया ममता बनर्जी ने, क्योंकि यहाँ जब शिवसेना की बात हुई थी वहां पर भी तो इसी तरह से आधे विधायकों की बगावती सुर आ गए थे। उन्होंने पार्टी से निकलने का फैसला कर लिया था और 2 गुट बन गए थे। जब तानाशाही कोई सीएम करेंगे या घर का मुखिया अपनी अपनी चलाएंगे, आप घर से ले लिए, छोटे से घर से, अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। 10 दिमाग है, अगर मेरे घर में 10 मेंबर है तो 10 दिमाग होंगे, और 10 दिमाग को मुझे साथ में ले चलना पड़ेगा। अब इनके साथ क्या हुआ, ये तो ममता दीदी अपनी तानाशाही कर रही थी कि जो मैं कहूंगी वही करना है। रावण का भी जो अहंकार नहीं चला है, ये इतिहास गवाह है। पर वो तो कह रहे हैं ना कि अगर इस तरह से कुछ था तो विधायकों को पहले बोलना चाहिए था। ये चुनाव लड़ने की बात जब आप जीत गए हैं तो उसके बाद बगावती सुर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कह दिया गया कि अब कार्रवाई होगी, पुराने चिट्ठे खुलेंगे, तो दौड़ मचा दी? यही तो है कि जो आप बोओगे वही काटोगे। उस समय दुनिया को पता है कि बंगाल में क्या स्थिति थी, और अभी भी मैं आप दूं, इलेक्शन दौरे पे हमारे जो है कुछ लोग गए थे, वो ये कह रहे थे कि साहब हम वोट तो आपको ही देंगे, लेकिन हमारे पास मत आइए। क्यों मत आइए कि अगर रुपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामप्रकाश पांडे जी, बहुत कम समय के लिए आप रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशील वकील जी, आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत कम समय रहा। लेकिन फिलहाल बताते चले कि जिस तरह से टूट पड़ गई है टीएमसी के अंदर, ये अपने आप में बहुत मायने रख रही है बात, क्योंकि अगर 50 विधायक एक साथ चले जाते हैं तो ये 2/3 का बहुमत होता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी भी आप देखिए किस तरह से खिसकती चली जाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो परिस्थितियां पार्टी के अंदर थी उन्हें ममता बनर्जी को समय रहते संभालना चाहिए था। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।